द लिटिल चाइल्ड डेमन, टेरिफाइंग द लिटिल चाइल्ड डेमन। गाइस, अगर क्या हो कि रात का दूसरा पहर 2 या 3 बज रहा हो, चांद को बादल ढक रहे हो, निकल रहा हो, ढक रहे हो, निकल रहा हो, और अचानक से सुनसान वीरान इलाके में दूर दूर तक कुछ न नजर आए। अगर आपको एक रोता हुआ बच्चा दिखे तो आप क्या करेंगे? उसे उठा लेंगे या डर से भाग जाओगे? गाइस, कोई भी उस बच्चे की मदद करना चाहेगा, उसे उठा लेंगे। लेकिन अगर उसके पास जाओ और वो आहिस्ता आहिस्ता कद में बढ़ने लगे, यहां तक कि पहले 10 साल का, फिर 18 साल का, फिर 25 साल का, फिर उससे भी एक दरख्त के मुताबिक यानी उसकी हाइट बढ़ती जाए, तो सोचो आपके साथ क्या हो। द टेरिफाइंग लिटिल चाइल्ड डेमन। ये कहानी गुजरावाला पंजाब का है। गाइस, इसकी पूरी कहानी मैं बताता हूं आपको। ये बात है 1978 की। अगर आपको इस तरह की हाउंटेड हॉरर मिस्टीरियस कहानियां सुनना चाहते हो, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं। 1978 में पंजाब का जो गुजरावाला है वो आज की गुजरावाला की तरह नहीं था। 1978 में ना तो पक्के सड़क थे, ना तो पक्के मकान थे, ना इतनी पब्लिसिटी थी, ना इतने लोग थे। छोटे छोटे गांव के छोटी छोटी कच्चे रास्ते, दूर वीरान, कहीं जंगल, कहीं बगीचे, कहीं कच्चे सड़क, ना इतनी लाइटें थी। लेकिन जहां आबादी थी, छोटे छोटे गांव थे। ये कहानी आयशा नजीर ने, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा है, जो मैं आपको बता रहा हूं। ये हादसा उनके वालिद के साथ हुआ था, गुजरावाला पंजाब में। आयशा नजीर का कहना है कि 1978 में हमारे वालिद साहब जो थे, वो गुजरावाला में एक बस्ती के किनारे अपनी अहलिया और अपने वालिद साहब के साथ में किराए के मकान में रहने के लिए आए थे। दूर दूर तक वीरान था, जंगल था। वो एक मजदूरी का काम किया करते थे। वो एक ठेकेदार के साथ रोज जाते और रोज आते। बुजुर्गों का कहना यह था कि तुम रात में जो आखिरी बस से वापस आते हो, तो इतनी रात तक आप काम मत किया करो। उन लोगों का कहना है कि जो वीरान जंगल से, जहां से आप बस स्टॉप से उतर के जो 15 से 20 किलोमीटर का पैदल का फासला तय करके घर आते हो, जो रास्ते में वीरान सुनसान जगह पड़ता है, वो जगह ठीक नहीं है। आयशा नजीर के वालिद का कहना है कि रिस्क तो ऊपर वाला ही देता है, तो ऊपर वाला ही बचाएगा। ये चीजें उनको तब तक ये सब बकवास लगती थी, तब तक ये एक किस्सा और कहानी लगती थी, जब तक कि ये वाकया, ये हादसा उनके साथ नहीं हुआ। इस दिन इनका जो मालिक था, दिहाड़ी इजाफा देने का, ज्यादा देने का वादा करता है और कहता है कि आज तुम लोग देर तक काम करोगे, जितने लोग हो सबको दिहाड़ी ज्यादा मिलेगी। आयशा नजीर के जो वालिद साहब थे, वो भी ज्यादा दिहाड़ी के चक्कर में वो भी काम करते हैं। ज्यादा रात को बच जाता है 2। उनके साथ और भी जो मजदूर थे, सब काम से फारिग होते हैं। फारिग होने के बाद भी बस स्टॉप पे आते हैं। बस स्टॉप से बमुश्किल उस दिन इतना लेट हो गया था कि आखिरी बस, बहुत मुश्किल से आखिरी बस उन्हें मिलता है। वो उस बस पे बैठते हैं। बैठने के बाद वापस आते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, जहां इनको उतरना था। उतरने के बाद रोज इनको 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ये अपने गांव पहुंचते थे। बस स्टॉप पे उतरते हैं। आज का मौसम कुछ अजीब सा लग रहा था, सूना सा लग रहा था। हवाएं ठंडी ठंडी चल रही थी। चांद जो है छुप रहा था, निकल रहा था। बादल चांद को ढांक रहे थे, फिर खुल जा रहा था। हल्की रोशनी, दूर दूर तक कोई आवाज नहीं, कुत्ते की रोने की आवाज। उनको पहले से, जैसे रोज उनके साथ होता था, आज कुछ अजीब लग रहा था। गाइस सोचते हैं मौसम है, ठंडा है, बदली हो रही है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है। वो चलते जाते हैं, चलते जाते, अचानक से गाइस रात को करीब 2:15 या 2:30 बजा रहता है। उनको
एक बच्चे के रोने की आवाज रोक देती है। वो ये कहते हैं इस वीराने में, इस इतनी समय, इस रात को दूर-दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, एक बच्चे की रोने की आवाज़। उनको लगता है कि नींद का गलबा है, टाइम ज़्यादा हो गया है, रात है, मुझे ऐसा लगा है, दिन भर मज़दूरी करके मैं आ रहा हूँ और उनके कंधे पे गाइस एक टूल बॉक्स भरा हुआ, जो अपने कंधे पे जो काम करते थे, उसका जो टूल बॉक्स का बैग है, वो पीछे कंधे पे टंगा हुआ था, वो चले जा रहे थे। गाइस बादल चांद छुप रहा था, निकल रहा था, छुप रहा था, निकल रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बिल्कुल खामोशी, दूर कुत्ते की रोने की आवाज आ रही थी। आप सोचो उसी बीच में अगर आपको एक दूर दूर तक घर न नजर आए और एक बच्चे की रोने की आवाज आए, और थोड़ी दूर चलने के बाद उनको वो आवाज फिर से सुनाई देता है, लेकिन इस बार वो आवाज थोड़ी और ज्यादा और तेज से आवाज आती है और दर्द भरी आवाज आती है। वो ठहर जाते हैं और इतनी में उनको चांद जो है बादल से बाहर निकलता है, एक बच्चा नजर आता है जो बैठा रहता है उनसे थोड़ी दूरी पे, और वो सर को झुकाए हुआ रहता है, कंधे उसके हिल रहे होते हैं और वो रो रहा होता है। ये घबराते हैं कि इतनी रात को ऐसे में यहाँ पे ये बच्चा क्यों रो रहा है। ये सोचते हैं कि आवाज देते हैं उसको, ये कहते हैं कि कौन हो। बच्चा खामोश रहता है। बोलते हैं क्या तुम्हारे वालिद साहब तुम्हें ढूंढ रहे हैं या तुम खो गए हो। खामोश, कोई आवाज नहीं आती। वो एक कदम उसके तरफ बढ़ते हैं, फिर से बोलते हैं क्या तुम्हें कोई छोड़ के चला गया है, क्या तुम्हारे वालिदैन तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। कोई आवाज नहीं आती। वो थोड़ा घबराते हैं, पर एक छोटा बच्चा जो 4-5 साल का बैठ के 2:30 बजे रात में वीरान में, दूर दूर तक कुछ नहीं, अंधेरा हो और वो रो रहा हो, चांद थोड़ी सी निकले, चांद की रोशनी में उसका इनका नजर उसके ऊपर पड़ती है। ये कहते हैं कि घबराओ मत, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा। गाइस ये कहते हैं और ये उसके पास जाने के लिए कदम बढ़ाते हैं। इनके मन में एक ख्याल आता है कि कोई ऐसी मखलूक तो नहीं है, कोई ऐसा शैतान भूत या ऐसा कोई चीज तो नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचाए। पर उनको वो बच्चा साफ दिखाई दे रहा था, 4-5 साल का बच्चा, कंधे उसके हिल रहे थे, सर उसके झुके हुए थे, चेहरा अब भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ये हिम्मत करके उसके करीब जाते हैं और कहते हैं दोबारा कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा। गाइस ये इतना कहते हैं, उसके तरफ झुकते हैं उसे उठाने के लिए। अब उसका जो कद था 10 से 12 साल का बच्चे जैसे हो जाता है। वो घबराते हैं कि ये अचानक क्या हो रहा। वो मुंह से कुछ कुरान की आयतें कुछ पढ़ना चाहते थे, जुबान में मुंह में था लेकिन जुबान से बाहर नहीं आ रहा था। देखते देखते वो अब एक 25 साल, 18 से लेके 25 साल की उम्र का एक नौजवान बन जाता है। वो सोचते हैं कि शायद ये मेरा वहम है, शायद ये मेरा सपना है, शायद मैं काम से थक गया हूँ, टूल बॉक्स मेरे कंधे पे लदा हुआ है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन ये सारी चीजें हो रहा, वो भागना चाहते हैं, कदम को पीछे हटाना चाहते हैं, लेकिन कदम पीछे नहीं आ रहे। उसी वक्त उनके वालिद साहब का एक बात याद आता है कि अगर रात को किसी भी पहर में कोई बच्चा रोते हुए देखे या कोई ऐसी चीज मखलूक जो दूर दूर तक इंसान नजर ना आए, तो वहां पे पहले थोड़ी देर सोचो समझो कि मुझे करना क्या चाहिए, उसके बाद उसके करीब जाओ। लेकिन ये बिना सोचे समझे उस बच्चे का हेल्प करने के लिए वहां पे चले जाते हैं और उस बच्चे को उठाने की बात करते हैं। वो बच्चा कद में बढ़ता जाता है, देखते देखते आहिस्ता आहिस्ता वो कद में इनसे बड़ा, यहां तक थी उसकी सर इनके ऊपर एक दरख्त के मुताबिक, एक बड़ा पेड़ होता है उसके मुताबिक हो जाता है। गाइस ये इतना ज्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि भागना चाहते हैं, वहां से कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, मुंह में तो है लेकिन जुबान से नहीं निकल रहा है। अब चांद की रोशनी में थोड़ी सी
चेहरे पे जब चांद खुलता है फिर से दोबारा इनकी नजर पड़ती, जब ये सर को उठा के देखते हैं एक आवाज आती है, क्या तुम मुझे उठाना चाहते थे? इतनी भयानक आवाज, मानो आवाज एक आवाज नहीं थी, उसमें औरत की, बूढ़े की, बच्चे की, नौजवान की सारी आवाज को मिला के एक आवाज बना दिया गया। इतना खौफनाक। और जब इनकी आवाज सुनने के बाद में जब उसकी तरफ ये पूरी तरह से देखते हैं, गाइस कहते हैं कि उसका चेहरा ऐसा था कि शब्दों में, लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। वो खौफनाक मंजर, वो खौफनाक चेहरा मेरी लाइफ का सबसे डरावना, सबसे भयानक, खौफनाक रात था कि उसकी आंखें ऐसी थी कि मानो कि रोशनी कभी उसकी गहराई तक पहुंची ही ना हो। उसका चेहरा ऐसा था कि शब्दों में बताया नहीं जा सकता। उसके नाखून बड़े बड़े, चेहरा अजीब सा, सर चिपटा हुआ, आंखें गड्ढों के अंदर मानो है ही नहीं, दांत अजीब से दिखने वाले। वो हाइट में एक दरख्त के मुताबिक इतना बड़ा हो जाता है। वो मेरी तरफ धीरे धीरे आ ही रहा था कि मैं कोशिश करके, हिम्मत करके अपना टूल बैग उठाता, उठा के उसके ऊपर जोर से फेंकता हूँ। गाइस जैसे ही मैं वो टूल बॉक्स उठा के उसके ऊपर जोर से फेंकता हूँ, मानो कि जब उसकी हाइट बढ़ रही थी गाइस, तो जैसे मानो कि उसकी हड्डियों को, उसको गोश्त को कोई खींच के लंबा कर रहा हो। लेकिन उस वक्त ना तो हड्डी टूटने की, ना तो गोश्त खींचने की, किसी चीज की आवाज नहीं आती। वो बढ़ता ही जा रहा था। मैं अपना टूल बॉक्स उतारता हूँ, उठा के उसके ऊपर फेंकता हूँ, और मानो मेरा टूल बॉक्स किसी ऐसे चीज से टकराया, मानो धुआं के गुबार से टकराया हो और वो जमीन पे गिर जाता है। मैं वहां से अपनी लाइफ में कभी इतना तेज नहीं भागा था जो वहां से मैं भागता हूँ। मैं भागा वहां से, पीछे पलट के देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन एक बार कुछ दूर जाने के बाद में मैं जब पीछे पलट के देखता हूँ, तो वो आहिस्ता आहिस्ता, लंबे लंबे कदम, मानो कई कई फीट के बाद उसके कदम बढ़ रहे थे, वो मेरी तरफ ही आ रहा था और मैं भाग रहा था। मैं अगर 100 मीटर भाग रहा था, वो 3 कदम में मेरे करीब आ जाता था। मैं और तेजी से भागता, 10 से 15 मिनट भागने के बाद मैं अपने गांव के गली के गलियारे के पास पहुंचा और इतनी जोर से चिल्लाया, बचाओ। उस सुनसान रात में मेरी चीख को सुन के, मेरी खौफ को सुन के, गांव के गलियारे से, गांव से जो भी लोग थे, सारे लोग रात को निकल के बाहर दरवाजा खोल के खड़े हो जाते हैं और मैं गलियारे के रास्ते पे गिर जाता हूँ। वो लोग जब बाहर आते हैं, देखते हैं गलियारे के सामने कॉर्नर पे एक लंबा सा, अजीब सा दिखने वाला, खौफनाक चेहरे वाला एक, ना तो वो इंसान है, ना तो वो शैतान है, ना वो किसी मखलूक से मिल रहा है, वो अजीब सा दिखने वाला मेरी तरफ, और सारे गांव वाले देख रहे हैं उसको। अब वो गली की मुहाने पे खड़ा है, अंदर नहीं आ रहा है। मुझे पकड़ के कुछ लोग गांव वाले उठा के चबूतरे पे ले जाके लिटा देते हैं और मैं बेहोश हो जाता हूँ। उस रात तक वो जब तक खड़ा था, एक ऐसी ठंडी हवा चल रही थी, वहां से वो घूर घूर के बार बार मेरे तरफ ही देख रहा था। किसी ने जाके मेरी वालिद साहब को बताते हैं गांव में, जल्दी से मेरी वालिद साहब आते हैं। मेरी वालिद साहब एक पढ़े लिखे इंसान थे जो इन चीजों में माहिर थे। वो आते हैं, कुरान की कुछ आयतें पढ़ के मेरे ऊपर दम करते हैं और मुझे जैसे ही होश आता है, गाइस ये सब मेरे वालिद साहब कर ही रहे थे। एक एक करके सारे गांव वाले उस मंजर को देखे थे और मेरे वालिद साहब भी जब कर रहे थे, दम करे मेरे ऊपर, सबसे पहले उसको देख के, जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो पहले वो एक कदम हटाया, फिर दूसरी कदम उठाया, फिर तीसरी कदम पीछे किया और देखते देखते वो अचानक से गायब हो गया।
उस रात मोहल्ले में एक ऐसी ठंडी हवा चल रही थी कि फजर की अजान तक जैसे सबको इतनी ठंड लग रही हो, इतनी अजीब लग रही थी कि सुबह के अजान तक किसी ने ना तो कुछ खाया, ना तो कुछ बनाया, ना तो घरों में चूल्हे जले। वो एक भयानक रात थी, एक भयानक भयभीत कहानी, एक ऐसी वाकया थी कि आज तक किसी के साथ ऐसा वाकया नहीं हुआ था। हाँ, उस वीराने में बुजुर्गों का कहना था कि रात को दूसरी पहर में शाम होने से पहले वहां लोग आना जाना बंद कर देते थे। कम से कम उस दिन तक, जिस दिन तक ये मेरे साथ ये वाकया नहीं हुआ था। आयशा नजीर का कहना है कि वालिद साहब का कहना ये है कि जब हमारे दादा जान उन्हें दम करके जैसे ही होश आता, वो कहते हैं वो कहाँ गया, वो कौन था, वो क्या अंदर आ गया था, क्या वो गली में घुस गया था। इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उस हादसे के बाद 2 से 3 महीने तक वो काम पे नहीं गए और उनकी तबीयत ठीक नहीं होता। हमेशा उनको बुखार, सर दर्द, बदन दर्द पड़े रहते थे। उनके वालिद साहब उन्हें फूंकते थे, दवा देते थे और जो उनसे हो सकता था उनके लिए कहते थे। धीरे धीरे नॉर्मल हो गए। लेकिन अब जब भी वो काम पे जाते, जब भी उस रास्ते से जाते, तो वो पहले काम करके शाम होने से पहले पहले वापस घर आ जाते थे। आयशा नजीर का कहना है ये 1978 की ये मेरे वालिद साहब का जो वाकया है। मेरे वालिद साहब से पहले भी बहुत सारे लोगों का कहना है, ये बुजुर्गों का कहना है कि किसी ने बोला कि वहां पे उस मैदान में बच्चों की रोने की आवाज आती है लेकिन कोई दिखाई नहीं देता, किसी की चलने की आवाज आती है लेकिन दिखाई नहीं देता। लेकिन वहां पे ऐसे हादसे होते रहते। आयशा नजीर ने अपनी कहानी में एक वाकया और बताया है कि 1978 में ये वाकया होने के बाद में जो नस्ल पीढ़ी है, वक्त बदलता गया था। वहां पे स्कूल बन गए, कॉलेज बन गए, बस्तियां बन गई, लाइट हो गई, वो गांव एक शहर में तब्दील हो गया। लेकिन जो नई नस्ल थी उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि वहां पे क्या था। ये जिस जगह की वाकया आयशा नजीर के वालिद के साथ होता है, वहां पे एक ईदगाह बन गया था, उसके सामने क्रिकेट की पिच बन गई थी। अब 30 साल हो चुका है। 30 साल होने के बाद में इसी मोहल्ले का एक लड़का, इनके पड़ोसी का, जिसका नाम था हम्माद, वो अपने दोस्त के साथ मूवी देखने गया था। रात में वापस आ रहा था, रात को 3 बजा था, मूवी देख के वापस आ रहा था। वो ईदगाह के सामने वाले क्रिकेट वाले मैदान में वहां पे पहुंचता है। वापसी में देखता है कि उस मैदान में रात में एक दुल्हन सुर्ख लिबास, लाल जोड़े में, सर को नीचे झुका के बैठी हुई है। हम्माद का जो दोस्त था, हम्माद उसके पास जाने लगा कि शायद ये किसी शादी से बिछड़ गई है। हम्माद का दोस्त कहता है हम्माद नहीं, तुम वहां मत जाओ, पर हम्माद नहीं मानता है। वो कहता है कि नहीं जाओ। उसके लिए, उसके पास जाने के लिए थोड़ी सी कदम आगे हम्माद बढ़ाता है। वो दुल्हन इसके तरफ, हम्माद और उसके दोस्त की तरफ कदम बढ़ा के आने लगती है। रात को 3 बजा होता है। देखते देखते उस दुल्हन का जो चेहरा था एक भयानक रूप लेने लगता है। उसकी आंखें अंदर घुस रही थी, जैसे मानो आंखें ही नहीं, लाल हो रही थी। उसके चेहरे से ब्लड टपकने लगते हैं, दांत बाहर आने लगते हैं, होंठ फटे हुए कटे। ये सब देखता है हम्माद और उसको देख वो चीख मार के वहां से दौड़ लगा के भागते, चिल्ला के गली के मोहल्ले में फर्स्ट दरवाजे के पास आके जैसे गिरते हैं, बेहोश हो जाते हैं। कुछ लोग निकलते हैं, देखते हैं ये दोनों बेहोश रहते हैं। इनको उठा के लेके आया जाता है। आयशा के वालिद साहब के जो वालिद साहब थे, उनके जो वालिद साहब थे, आयशा के दादा जान को बुलाया जाता है और वो आके ये सारा माजरा देखते हैं, कुछ दम करते हैं, पढ़ाई करते हैं। होश में आता है तो हम्माद वो पूरी कहानी बताता है। यानी समय बीतने के साथ गाइस जरूरी नहीं है कि वो सारी चीजें खत्म हो जाए। वक्त के साथ तब्दीली आ जाती है, बदलाव आ जाता है, लेकिन वो गैर जो मामूली साया होता है वो जरूरी नहीं है कि खत्म हो जाए। हमार का कहना यह है कि अगर उस दिन मेरे दोस्त ने मुझे ना रोका होता तो शायद मैं जिंदा नहीं रहता। हमार 1 हफ्ते बुखार में पड़ा था। 1 हफ्ते के बाद धीरे धीरे में उससे नॉर्मल किया गया, धीरे धीरे वो ठीक हुआ। ऐसे और भी बहुत सारे हादसे हुए। आयशा नजीर का कहना है कि वालिद साहब जो बताए थे वो बिल्कुल
सही बात है। वो एक सच है, वालिद साहब उस दिन से उस रास्ते से जाते तो ज़रूर थे, लेकिन शाम होने से पहले आ जाते थे। ये 1978 की पंजाब का गुजरांवाला का द लिटिल चाइल्ड डेमन टेरिफाइंग, ये एक खौफनाक कहानी जो आयशा नज़ीर मेरे एक सब्सक्राइबर हैं उन्होंने भेजा है। 1978 में आज की तरह जैसे आज का गुजरांवाला है ऐसा नहीं था। गाइस ये एक हॉन्टेड हॉरर मिस्टीरियस कहानी थी और बहुत सारे ऐसे मिस्टीरियस हॉन्टेड कहानियां होती रहती हैं। अगर आपको ऐसे ही टेरिफाइंग और डेमन, लिटिल चाइल्ड, हॉरर, हॉन्टेड इस तरह की कोई भी ऐसी कहानी अगर सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।